जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर सिंह और आज स्टडी वाले बाबा यूट्यूब चैनल पे मैं आपके सामने फिर से लेके आ गया हूँ एक बार अपना लाइफ प्रोसेस वाला पार्ट जिसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स हम लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर डाइजेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि बक्कल कैविटी में डाइजेशन कैसे होता है, ईसोफेगस में कैसे होता है, और हम लोगों ने पेरिस्टालसिस मूवमेंट के बारे में बात की थी और हम लोगों ने साथ ही साथ स्टमक के अंदर डाइजेशन भी पढ़ा था। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। वैसे बेसिकली आप इतना ध्यान रखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और मैं एक और खास बात बताना चाहता हूं जो आप लोगों को नोट करना पड़ेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है ना, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर्स मतलब घास फूस खाने वाले जो भी जैसे कि गाय भैंस बकरियां जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो हमारे मुकाबले या कार्निवोर्स के मुकाबले ज़्यादा लंबी होती है, इज मोर लॉन्गर देन, हम ये कह सकते हैं कार्निवोर्स। बात समझ में आ रही है? कार्निवोर्स के मुकाबले देखा जाए तो हर्बीवोर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबा होता है। ये ऐसा क्यों होता है दोस्तों, हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, याद करके अभी एक सेकंड के लिए इसको साइड में रखिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन दो तरह के अलग अलग चीजों से अपना क्या कहते हैं, जब भी ये डाइजेशन करेगा ये दो अलग अलग ऑर्गन से अपना सिक्रीशन लेगा। एक तो है पेनक्रियाज से लेगा, ठीक है, और एक लिवर से लेगा। ठीक है, पेनक्रियाज से लेगा और एक लिवर से सिक्रीशन लेगा, और ये दोनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन में मदद करेंगे। तो मैं आपको बता दूं पेनक्रियाज क्या है। एक तरह का लीफ शेप्ड ऑर्गन है। पेनक्रियाज एक तरह का लीफ शेप्ड ऑर्गन है जो कि स्टमक के जस्ट बीनीथ होता है। बीनीथ द स्टमक का मतलब स्टमक के जस्ट नीचे होता है। लेफ्ट साइड में जे शेप स्टमक होता है, उसके जस्ट नीचे यही होता है। और अगर मैं उसके बारे में बताऊं फ्रेंड्स आपको, तो वो पेनक्रियाज सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस। और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर फिर से तीन अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं, और वो मैं आपको बताता हूं, जरा देखिएगा ध्यान से। एक तो होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेज। क्या होता है? पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, एंड द अदर वन इज नोन एज ट्रिप्सिन, एंड द लास्ट वन इज नोन एज पेनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहली क्लास के अंदर कि अमाइलेज वर्ड, जहां पे भी आपको अमाइलेज वर्ड दिख जाए इसका मतलब ये शुगर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग शुगर का ध्यान रखिएगा हमेशा। तो फिर ये क्या करेगा, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि शुगर का डाइजेशन कितना हुआ था। शुगर का डाइजेशन स्टार्ट से थोड़ा बहुत टाइलिन ने हेल्प करके इसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया था। अब जो बचा कुचा कॉम्प्लेक्स शुगर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे जो बचा कुचा कॉम्प्लेक्स शुगर या फिर हम स्टार्च जो भी है वो सब सीधा डाइजेस्ट हो जाएगा। किसकी वजह से? पेनक्रियाटिक अमाइलेज। जैसे ही पेनक्रियाटिक अमाइलेज इस पे वर्क करेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सिंपल शुगर में। ठीक है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज इसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर से पेनक्रियाटिक अमाइलेज ने इस पे वर्क किया, उसने सिंपल शुगर में इसको और ज्यादा सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, तोड़ दिया। अब बारी आती है ट्रिप्सिन। दोस्तों आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरिप्सिन जैसा कोई भी वर्ड आ जाए ये मोस्टली प्रोटीन्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? प्रोटीन्स के लिए। तो ये एक ऐसा एंजाइम है फ्रेंड जो कि प्रोटीन्स को तोड़ेगा। ठीक है, प्रोटीन्स को तोड़ेगा ये। तो यहाँ पे क्या करेगा, हम लोगों ने बात की थी पिछले क्लास के अंदर कि पेप्सिन ने तोड़ दिया था प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। ठीक है, तो अब वहीं से आगे डाइजेशन और चालू होगा। यहाँ पे वापस से वो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स आ जाएंगे, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स, और यही पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स पे काम करेगा ट्रिप्सिन, और ये ट्रिप्सिन इनको कन्वर्ट कर देगा। हम ये कह सकते हैं कि ये इनको कन्वर्ट कर देगा सिंपल
प्रोटीन में। बात समझ में आ रही है? इसको तोड़ के थोड़ा और सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। एक खास बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रिप्सिन हमेशा एल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है। किस में करता है? एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम का मतलब होता है कि ये हमेशा बेसिक मीडियम में काम करेगा। ये बेसिक मीडियम कैसे बनता है ये मैं आपको बताता हूँ, ये लिवर के अंदर आएगा। बेसिक मीडियम बनता है वो मैं बताऊंगा आपको। पहले पढ़ते हैं हम लोग पेनक्रियाटिक लाइपेज के बारे में। तो यहाँ पे शुगर का डाइजेशन हो गया, यहाँ पे प्रोटीन्स का हो गया, अब यहाँ पे होगा फैट्स का डाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे पहली बार पूरी बॉडी के अंदर जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बार क्या होंगे, जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स हैं, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है, जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होंगे फैटी एसिड्स में। किसमें? फैटी एसिड्स में, या फिर आप कह सकते हैं कि सिंपल फैट्स में कन्वर्ट होंगे। आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स अभी यहाँ पे कैसे आ गया, मतलब डायरेक्ट ही कोई कॉम्प्लेक्स तो आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स दरअसल दोस्तों यहाँ पे होता है लिवर के सिक्रीशन से वो कॉम्प्लेक्स से वो सिंपल बनता है, फिर आगे चल के वापस से ये जो है वो सिंपल से ही यहीं से आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे पेनक्रियाटिक लाइपेज ने काम किया और लाइपेज ने स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आ गई? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जरा लिवर की बात करते हैं फ्रेंड्स। लिवर क्या होता है? लिवर सबसे पहली बात अपनी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये इतना बड़ा होता है कि करीब 1.25 से करीब 1.5 किलो तक का अकेला ग्लैंड, ये अकेला इकलौता ग्लैंड है जो इतना बड़ा होता है। ठीक है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल। लिवर सिक्रीट्स बाइल, या फिर आप इसको बाइल जूस भी कह सकते हैं। ठीक है, पेनक्रियास जैसे सिक्रीट कर रहा था पेनक्रियाटिक जूस, वैसे लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। बात समझ में आ गई? बाइल जूस क्या है? हम लोग यहां पे पढ़ते हैं बाइल जूस क्या चीज है, जरा ध्यान दीजिएगा। बाइल जूस एक तरह का ग्रीनिश या फिर येलोइश लिक्विड होता है जो कि मेड बाय लिवर, जो कि लिवर से बनता है, मेड बाय लिवर बट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, जो कि लिवर में तो बनता है लेकिन गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। बात समझ में आ गई? तो लिवर के अंदर बनता है लेकिन गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि अब हम अभी पढ़ते हैं। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को, ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है दोस्तों, ग्लोब्यूल्स मतलब बड़े बड़े जो फैट के जो टुकड़े होते हैं उनको, उन पे सीधा वर्क करता है ये बाइल जूस और उनको लार्ज फैट से सीधा स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बना देता है। इन स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफाइड फैट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सिफाइड फैट्स। इमल्सिफाइड फैट्स का मतलब होता है टूटे हुए छोटे छोटे फैट्स। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब जरा देखिए, इमल्सिफाइड फैट्स इनको कहते हैं और इस टोटल प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या कहते हैं इसे? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। तो ये आपसे कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस। तो इससे आपको पूछ लेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में क्या होता है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स बाइल जब इस पे वर्क करता है तो ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, फिर यहीं से स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स से क्या होता है, पेनक्रियाटिक लाइपेज पे एक्ट करेगा और फैटी एसिड्स में ये कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आ गई? तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो स्मॉल इंटेस्टाइन दो अलग अलग ग्लैंड से, या फिर मैं कहूं 2 अलग अलग ऑर्गन से सिक्रीशंस को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद आगे डाइजेस्ट करता है। इतना डाइजेस्ट होने के बाद फ्रेंड्स क्या होता है, अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स कुछ रिलीज करते हैं जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। बात समझ में आ गई? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है और फिर से इंटेस्टाइनल जूस के अंदर वही 3 कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आज तक अभी तक चले हुए आ रहे हैं। ठीक है, एक होगा वही अमाइलेज, लेकिन इंटेस्टाइन का है तो इसलिए हम लोग कहेंगे इसे इंटेस्टाइनल अमाइलेज। ठीक है, इंटेस्टाइनल अमाइलेज। एंड द सेकेंड वन इज एरिप्सिन। ठीक है, सबसे पहले पेप्सिन आया, उसके बाद ट्रिप्सिन आया। ठीक है, और उसके बाद अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली आ रहा है एरिप्सिन।
और उसके बाद थर्ड आ जाएगा इंटेस्टाइनल लाइपेज। बात समझ में आ गई? अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होगा। एमाइलेज क्या करेगा, बचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स को और ज्यादा सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। एरिप्सिन बचे कुछ जितने भी प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होंगे उनको एकदम सिंपलेस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। और लाइपेज वर्ड सीधी सी बात है, लिपिड्स या फैट्स को एकदम सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फैट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे आखिरी बार डाइजेशन के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सीधी सी बात है, जो बचा कुछ कार्बोहाइड्रेट है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो सिंपल शुगर बचा है या फिर जो भी कार्बोहाइड्रेट बचा है, ठीक है, या फिर जो भी स्टार्च बचा है, इनमें से जो भी कुछ बचा है उस पर सीधा इंटेस्टाइनल अमाइलेज काम करेगा और उसको सबसे सिंपलेस्ट शुगर या में कन्वर्ट कर देगा। और हमारी बॉडी में सबसे सिंपलेस्ट शुगर होता है ग्लूकोज, ठीक है। इरिप्सिन की बात की जाए तो अब बचा कुछ सारा का सारा सिंपल प्रोटीन हो गया, ठीक है, सारा का सारा सिंपल प्रोटीन हो गया, या फिर आप कह दीजिए पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स हो गया, पेप्टोन्स पेप्टाइड्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हो गया, कुछ भी हो गया, अल्टीमेटली अब इस पे इरिप्सिन वर्क करेगा और जो भी बचा कुचा प्रोटीन है उसको सबसे सिंपलेस्ट प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। और सबसे सिंपलेस्ट प्रोटीन का जो फॉर्म होता है दोस्तों, वो हम जानते हैं, वो उसको कहते हैं हम लोग अमाइनो एसिड्स। क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड्स। क्योंकि जब तक अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज नहीं बनेंगे तब तक ये डाइजेस्ट नहीं होंगे, तब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे, ठीक है। तो इनको सबसे सिंपलेस्ट होना जरूरी है। अब बची हुई बात आ गई लाइपेज की, तो अब ये क्या करेगा, जो इमल्सिफाइड फैट था या फिर आप कह सकते हैं जो भी फैट के ग्लोब्यूल्स थे, फैट के टुकड़े थे, जो भी बच गया, ठीक है, उन सब पे सीधा सीधा इंटेस्टाइनल लाइपेज काम करेगा और उसको अल्टीमेटली सबसे सिंपलेस्ट चीज में कन्वर्ट कर देगा, जो कि होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लीसरॉल, ठीक है। क्या होता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लीसरॉल। बात समझ में आ गई क्या? फैटी एसिड्स एंड ग्लीसरॉल होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, यही होता है यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट होता है। तो मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर हम लोग जाने तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है पूरा का पूरा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, मतलब डाइजेशन भी यहीं पे हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। मेनली डन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो कभी अगर आपसे कोई पूछे कि ज्यादातर पार्ट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा कहीं पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग तरह से डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। पेनक्रियास का डाइजेशन हो रहा है, लिवर का डाइजेशन हो रहा है, इसके अलावा खुद इंटेस्टाइनल जूस भी डाइजेशन कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बात। अब दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं उस चीज के बारे में जिस चीज के बारे में मैंने आपको जस्ट अभी क्लास चालू होते ही बताया था कि ऐसा क्यों होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो हर्बीवोर्स में ज्यादा लंबी होती है बजाय कार्निवोर्स के। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि दरअसल फ्रेंड्स हर्बीवोर्स के अंदर, ठीक है, हर्बीवोर्स के अंदर क्या होता है, इनमें अगर मैं आपको बताऊं हर्बीवोर्स का जो जब जैसे कि ये घास फूस खाते हैं ना, तो घास फूस क्या है? एक्चुअली प्लांट्स हैं और प्लांट्स के अंदर स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। इसके अलावा इनमें स्टार्च होता है और सेल वॉल प्लांट्स की किससे बनी हुई होती है? हम जानते हैं सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। और ये दोनों बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े टफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्या है ये? बहुत ही ज्यादा टफ। तो ये एक तरह के टफ कॉम्प्लेक्स शुगर हैं जो कि बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होने के लिए काफी वक्त लगाते हैं, जिसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लंबी होनी चाहिए तभी ये डाइजेस्ट हो पाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो फिर हम ये कह देंगे कि प्लांट्स के अंदर स्टार्च और सेल्यूलोज होता है जो कि एक टफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है विच टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, जिसको काफी लंबा वक्त चाहिए ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। इस वजह से जो हर्बीवोर्स के जो इंटेस्टाइन होती है वो काफी लंबी होती है, क्योंकि वो घास फूस खाते हैं। तो इस वजह से आराम से इनका कार्बोहाइड्रेट या सेल्यूलोज आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है, ठीक है। और हम लोग तो जैसे कि हम लोग इतने घास फूस नहीं खाते, पत्ते वत्ते नहीं खाते, तो इसलिए हमारा एक एवरेज साइज भी अगर हमारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो तो हमारा काम बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये फ्रेंड्स ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा डाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अगले वाले पार्ट के अंदर आपको एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन
के बारे में समझाऊंगा और अल्टीमेटली हम लोग उसके बाद रेस्पिरेशन वाला पार्ट चालू करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं ये नोट्स डाल दूंगा और मैंने काफ़ी चीज़ें और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं, तो आप इसको पढ़िए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए और फिर मिलते हैं। जय हिंद।